की इस गहन चर्चा में, या कह सकते हैं इस डीप डाइव में, हमारा मुख्य विषय है व्यंजन संधि। जिसे हिंदी व्याकरण की सबसे बड़ी पहेली माना जाता है। सही बात है। जब परीक्षा के पेपर में कोई भारी भरकम शब्द सामने आता है तो अक्सर पसीने छूट जाते हैं। हाँ, वो डर स्वाभाविक है। लेकिन आज जिस शोध और सामग्री का हम विश्लेषण कर रहे हैं, उसने इस पूरी प्रक्रिया को पलट के रख दिया है। आज ऐसे किसी बोरिंग लेक्चर की तरह नहीं, बल्कि एक जासूसी खेल की तरह देखेंगे। बिल्कुल एक कोड ब्रेकिंग मिशन की तरह डिकोड किया जाएगा, बिना कुछ रटे, सिर्फ 10 मास्टर ट्रिक्स और वैज्ञानिक पैटर्न के जरिए। भाषा को एक कोड की तरह देखना सच में एक ताजा दृष्टिकोण है। शब्दों के अंदर छिपे हुए पैटर्न एक बार जब दिखाई देने लगते हैं ना, तो रटने की कोई जरूरत ही नहीं बचती। इंसान का दिमाग पैटर्न पहचानने में बहुत माहिर होता है। बस उसे सही दिशा दिखाने की जरूरत है। तो चलिए इस कोड ब्रेकिंग मिशन की शुरुआत करते हैं। हाँ बिल्कुल। किसी भी खेल के नियम समझने के लिए उसके बेसिक्स को समझना जरूरी है। तो सबसे पहले ये साफ होना चाहिए कि व्यंजन संधि आखिर है क्या, और इसे हल संधि क्यों कहा जाता है। इसका बहुत ही सीधा सा मतलब बताया गया है हमारे स्रोत में। जी। जब किसी व्यंजन के बाद कोई स्वर या व्यंजन आता है और उनके आपस में टकराने से जो बदलाव पैदा होता है, वो व्यंजन संधि है। मतलब इसमें पहले शब्द का आखिरी अक्षर हमेशा व्यंजन होता है ना? एकदम सही। और उसके नीचे एक छोटी सी तिरछी रेखा होती है जिसे हलंत कहते हैं। जैसे उत और लाश मिलकर उल्लास बनाते हैं। लेकिन मेरा एक सवाल है। हाँ पूछिए। ये हलंत असल में करता क्या है? क्या ये सिर्फ एक व्याकरण का निशान है? नहीं, ये कोई कृत्रिम निशान नहीं है। अगर हम ध्वनि विज्ञान यानी फोनेटिक्स की गहराई में जाएं, तो पता चलता है कि कोई भी व्यंजन बिना स्वर की मदद के पूरी तरह से बोला ही नहीं जा सकता। अच्छा। हाँ, एक प्रयोग के तौर पर क ध्वनि के उच्चारण पर ध्यान दीजिए। जब क बोला जाता है तो गले से क और अ दोनों एक साथ निकलते हैं। अरे हाँ, क में अ की आवाज तो आती है। बिल्कुल। लेकिन जब किसी अक्षर के नीचे हलंत लग जाता है ना, तो इसका अर्थ है कि उसमें से वो अ का स्वर पूरी तरह से खींच कर निकाल दिया गया है। मतलब वो अब एकदम शुद्ध आधा व्यंजन रह गया है। सही कहा। ये तो ऐसा है जैसे हलंत वाला अक्षर किसी पजल का आधा हिस्सा हो, या फिर एक बहुत ही शक्तिशाली चुंबक। चुंबक, ये एनालॉजी काफी सटीक है। हाँ, मतलब वो बेचैन है, अधूरा है, उसमें खुद की कोई आवाज नहीं बची है, इसलिए वो बस इंतजार कर रहा है कि उसके आगे कोई स्वर या व्यंजन आए और वो झपट्टा मारकर उससे चिपक जाए। बिल्कुल, वो अपना खालीपन भरने के लिए बेताब है। ये जो चुंबकत्व है ना, यही शब्दों को जोड़ता है। जब इंसान तेजी से बोलता है तो मुंह की मांसपेशियां स्वाभाविक रूप से इन आधी ध्वनियों को अगली ध्वनि के साथ मिला देती हैं। व्यंजन संधि बस उसी प्राकृतिक टकराव का नाम है। ये कोई नियम नहीं है जो किसी ने बैठकर लिखा हो। मतलब ये इंसान के गले और जीभ की भौतिकी है। एकदम। यहीं से बात सच में बहुत रोमांचक हो जाती है। अब जब ये समझ आ गया है कि ये शब्द आपस में चुंबक की तरह कैसे चिपकते हैं, तो उन जासूसी पैटर्न्स पर आते हैं। हाँ, जो शब्दों के अंदर छुप कर बैठते हैं। इस चर्चा का पहला अहम पड़ाव है बिंदी का रहस्य। अनुस्वार। जी। बहुत से शब्दों के ऊपर एक छोटी सी बिंदी होती है, जैसे संक्षेप, संहिता, संसार। देखने में ये बस एक सजावट लगती है। बिल्कुल, लेकिन विश्लेषण बताता है कि जब शब्द को तोड़ा जाता है तो ये बिंदी हमेशा आधे म यानी म में बदल जाती है। हाँ, संक्षेप बन जाता है सम और क्षेप। लेकिन यहाँ एक बात खटकती है, ये आधा म अचानक से बिंदी क्यों बन गया? क्या यह सिर्फ कागज पर स्याही बचाने का तरीका था? स्याही बचाने से ज्यादा ये मुंह की ऊर्जा बचाने का तरीका है। ऊर्जा? वो कैसे? देखिए, अगर संक्षेप को बार बार और तेजी से बोलने का प्रयास किया जाए तो होठों को पूरी तरह से बंद करके म बोलना पड़ता है और फिर तुरंत क्ष के लिए होठों को खोलना पड़ता है। हाँ, इसमें तो समय लगेगा। बिल्कुल। इस पूरी प्रक्रिया में समय लगता है और प्रवाह टूटता है। इंसानी दिमाग और मुख रचना बहुत स्मार्ट है। उन्होंने एक शॉर्टकट निकाल लिया। एकदम सही। होठों को पूरी तरह बंद करने के बजाय हवा को सीधे नाक से बाहर निकाल दिया गया। अरे वाह! जो एक अनुस्वार यानी बिंदी की ध्वनि बन गई। हाँ। ये भाषा का इवोल्यूशन है, जहां बोलने की सुविधा के लिए ध्वनियां अपना रूप बदल लेती हैं। ये तो पूरी तरह से अंडरकवर एजेंट वाली बात हो गई। दिख कुछ और रहा है लेकिन अंदर कुछ और ही है। बिल्कुल। और यही मुखौटा एक और बहुत ही दिलचस्प पैटर्न में दिखाई देता है। आधे अक्षरों का रूप बदलना, है ना? हाँ। स्रोत में बताया गया है कि अगर किसी शब्द के बीच में आधा च, आधा ल, आधा ज, आधा न या आधा द आ जाए तो विच्छेद करते समय वो हमेशा आधे त
यानी त में बदल जाता है। जैसे उन्नति में वो आधा न बनकर बैठा है। हाँ, लेकिन विच्छेद होने पर वो उत और नति हो जाता है। उच्चारण में वो उत और चारण बन जाता है। और सज्जन में जो आधा ज है वो सत और जन बन जाता है। लेकिन रुकिए, क्या ऐसा नहीं लगता कि ये सिर्फ एक बुरी या आलसी उच्चारण की आदत है जिसे व्याकरण का नाम दे दिया गया है? मतलब त बस इसलिए ज बन गया क्योंकि उसके बगल में ज था। इस सवाल में बहुत गहराई है। देखिए, जिसे आलस कहा जा रहा है ना, भाषा विज्ञान उसे असिमिलेशन या सात्मीकरण कहता है। असिमिलेशन। हाँ, और ये एक तरह की एकॉस्टिक एफिशिएंसी ही है। वो कैसे काम करती है? अगर सत और जन के उच्चारण की शारीरिक प्रक्रिया पर ध्यान दिया जाए तो त बोलने के लिए जीभ की नोक को दांतों के एकदम पीछे लगाना पड़ता है। हाँ, और तुरंत बाद ज बोलने के लिए जीभ को पीछे तालू की तरफ खींचना पड़ता है। 1 सेकंड के 100वें हिस्से में जीभ को इतना लंबा सफर तय करना पड़ता है। तो दिमाग कहता है इतनी मेहनत कौन करे? बिल्कुल, मस्तिष्क तुरंत गणना करता है कि जीभ को त की जगह से हटाकर ज तक ले जाने में ऊर्जा बर्बाद हो रही है। तो वो उस त को वहीं छोड़ देता है। हाँ, और सीधे ज की पोजीशन से ही काम शुरू कर देता है। इसलिए वो त अपने बगल वाले ज के रंग में रंग जाता है और सज्जन बन जाता है। क्या बात है! ये कोई नियम नहीं है, ये मुंह के अंदर होने वाली एक बहुत ही व्यावहारिक एडजस्टमेंट है। एकदम। वो अंडरकवर एजेंट वाली बात यहाँ एकदम फिट बैठती है। हाँ, क्योंकि त एक ऐसा लचीला वर्ण है जो अपने आसपास के माहौल के हिसाब से अपना भेस बदल लेता है। सही बात है। कमाल है। तो असल में व्याकरण की किताब कोई जेल नहीं है जहां शब्दों को कैद किया गया हो। बिल्कुल नहीं। ये तो एक रिकॉर्ड बुक है जो ये बता रही है कि इंसान की जीभ पिछले हजारों सालों से कैसे काम कर रही है। बहुत ही खूबसूरत तरीके से कहा आपने। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, एक और बहुत ही सटीक गणितीय पैटर्न की ओर। 3 का 1 का नियम। जी हाँ, हिंदी वर्णमाला में जो वर्ग होते हैं जैसे क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, इनका जो तीसरा अक्षर होता है ना, वो विच्छेद होने पर रिवर्स इंजीनियर होकर वापस अपनी ही वर्ग के पहले अक्षर में बदल जाता है। ये व्यंजन संधि का सबसे वैज्ञानिक और तार्किक हिस्सा है। इसे थोड़ा और विस्तार से समझा जा सकता है। जी, उदाहरण के लिए ग बदल जाता है क में। हाँ। अगर शब्द है दिग्गज तो वो टूटेगा दिक और गज में। वागीश टूटकर बनेगा वाक और ईश। और इसी तरह ड बदलता है ट में, जैसे षडानन बन जाता है शठ और आनन। और ज बदलता है च में, जैसे अजंत बन जाता है अच और अंत। बिल्कुल। लेकिन फिर से मेरा वही सवाल है, आखिर ये रिवर्स इंजीनियरिंग क्यों? जब वाक और ईश को जोड़ा गया तो वो वाकीश क्यों नहीं रहा? वो वागीश क्यों बन गया है ना? हाँ, भाषा जानबूझकर इस पहले अक्षर को तीसरे अक्षर में क्यों धकेल रही है? क्या यहां भी कोई ऊर्जा बचाने का खेल चल रहा है? यहाँ ऊर्जा बचाने से ज्यादा ना गले की स्वर तंत्रियों यानी वोकल कॉर्ड्स का विज्ञान काम कर रहा है। वोकल कॉर्ड्स। हाँ, ध्वनियों को 2 हिस्सों में बांटा जा सकता है, अघोष और सघोष। यानी वॉइसलेस और वॉइस्ड। बिल्कुल। क, ट, च जैसी ध्वनियां अघोष होती हैं। इन्हें बोलते समय गले में कोई कंपन नहीं होता, बस झटके से हवा बाहर आती है। मतलब ये बहुत कठोर ध्वनियां हैं। एकदम। लेकिन जब इन कठोर ध्वनियों के बाद कोई स्वर आता है, जैसे ईश का ई या आनन का आ, जो कि बहुत नरम, गूंजने वाली और सघोष ध्वनियां होती हैं, तो एक जोरदार अकोस्टिक टकराव होता है। जैसे किसी हाईवे पर अचानक से कोई स्पीड ब्रेकर आ गया। एकदम सही। एक कठोर ध्वनि और एक गूंजती हुई नरम ध्वनि के बीच का स्पीड ब्रेकर। तो फिर क्या होता है? अब देखिए, जब इंसान तेज गति से वाक और ईश बोलता है तो ई स्वर के लिए स्वर तंत्रियों को कंपन करना ही होता है। हाँ, वो तो जरूरी है। तो दिमाग पहले से ही उस कंपन की तैयारी शुरू कर देता है। इस जल्दबाजी में वो जो कठोर क था वो भी उस कंपन की चपेट में आ जाता है। अरे वाह! और जब क ध्वनि में कंपन जुड़ता है तो वो पिघलकर ग बन जाती है। ओह, तो क और ग के बीच का फर्क सिर्फ गले के कंपन का है? पूरी तरह से। इसी तरह ट पिघलकर ड बन जाता है, क्योंकि ट बिना कंपन के बोला जाता है और ड कंपन के साथ। ये तो केवल व्याकरण का नियम नहीं है, बल्कि ये मानव मुख रचना का विशुद्ध भौतिक विज्ञान है। बिल्कुल। हम सब अनजाने में ही हर दिन इस विज्ञान का इस्तेमाल कर रहे हैं। और जब परीक्षा में या कागज पर इसे तोड़ा जाता है तो हमें बस उस नरम हुई पिघली हुई ध्वनि को वापस उसके मूल कठोर रूप में ले जाना होता है। हाँ,
ग देखा तो उसे वापस क बना दिया। इसका मतलब है कि घबराने की कोई जरूरत ही नहीं है। दिग्गज शब्द सामने आए तो बस उस ग को पकड़ना है और दिमाग लगाना है कि ये किस कठोर ध्वनि का नरम रूप है। ग आता है क की लाइन में, तो बस उसे क बना दिया। दिक प्लस गज, ये सच में गणित के किसी एल्गोरिथम जैसा है। यही कारण है कि ये डिकोडिंग प्रक्रिया इतनी शक्तिशाली है। ये रटने की मजबूरी को खत्म कर देती है। लेकिन देखिए, हर चीज इतनी सीधी भी नहीं होती। हाँ, जहाँ तर्क है वहाँ कुछ भ्रम और जाल भी हैं। बिल्कुल, भाषा में कुछ ऐसे ट्रैप्स भी होते हैं जो चकमा देने के लिए ही बने होते हैं। सही कहा। कुछ नियम तो जादूगरों के करतब जैसे लगते हैं। च और छ का खेल इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। हाँ, वो अब दिखा, अब गायब वाला नियम। एकदम। नियम ये है कि अगर किसी शब्द में छ है तो जब उसे किसी दूसरे शब्द से जोड़ा जाता है तो उनके बीच में आधा च अपने आप कहीं से प्रकट हो जाता है, हवा में से। हाँ, और जब उन्हें अलग किया जाता है तो वो च बिना कोई सुराग छोड़े गायब हो जाता है। ये सच में एक इल्यूजन की तरह काम करता है। जैसे स्वच्छंद, इसमें आधा च और छ दोनों हैं, लेकिन जब इसे डिकोड किया जाता है तो ये सिर्फ स्व और छंद रह जाता है। वो आधा च गायब हो गया। इसी तरह अनुच्छेद टूटकर अनु और छेद बन जाता है। जो लोग इस जादू को नहीं जानते वे अक्सर विच्छेद करते समय स्वच्छ और छंद लिख देते हैं और परीक्षा में अंक गंवा लेते हैं। लेकिन ऐसा होता क्यों है? ये आधा चा बीच में घुसपैठ क्यों करता है? इसके पीछे हवा के दबाव का विज्ञान है। हवा का दबाव? हाँ, जब कोई छोटा स्वर यानी ह्रस्व स्वर जैसे अ, ई या उ सीधे छ ध्वनि से टकराता है तो एक खालीपन या वैक्यूम सा महसूस होता है। छ एक महाप्राण ध्वनि है जिसमें बहुत सारी हवा झटके से बाहर फेंकनी पड़ती है। अगर स्व के अ के तुरंत बाद छ बोला जाए तो हवा का प्रवाह टूटता है। अच्छा। उस उच्चारण को एक ठहराव देने के लिए या कहिए एक मजबूत पुल बनाने के लिए मुंह अपने आप वहां एक छव ध्वनि उत्पन्न कर लेता है। तो वो च उस झटके को संभाल लेता है। एक संधि वाला भ्रम। हाँ, इस पूरे विषय का सबसे खतरनाक ट्रैप ये वो जगह है जहां अच्छे अच्छे व्याकरण के जानकार मात खा जाते हैं। सही बात है। कुछ शब्दों में विच्छेद करने पर स या षटकोण वाला श पूरी तरह गायब हो जाता है, जैसे परिष्कृत। देखने में ये शब्द कितना जटिल लगता है, लेकिन जब इसे तोड़ा जाता है तो ये परि और कृत बन जाता है। बीच का श उड़ गया। और यहीं पर सबसे ज्यादा क्रिटिकल थिंकिंग की आवश्यकता होती है। और जाल यहीं खत्म नहीं होते। एक और नियम है जहां ष्ठ बदल जाता है स्था में। जैसे निष्ठा बन जाता है न प्लस था और अनुष्ठान बन जाता है अनु प्लस स्थान। और एक आखिरी रूप बदलने वाला जाल है जहां षटकोण वाला श सपेरे वाले स में बदल जाता है। जैसे निषेध टूटकर बनता है नी और सेध। सबसे बड़ी समस्या यह है कि अनुष्ठान जैसे शब्दों को देखकर 99% लोग इसे विसर्ग संधि मान लेते हैं। हाँ, वे इसे अनु प्लस ठान सोच लेते हैं। ऐसा क्यों होता है? लोग इतनी जल्दी धोखा क्यों खा जाते हैं? ये इन्फॉर्मेशन ओवरलोड का एक क्लासिक उदाहरण है। मतलब दिमाग में बहुत सारी जानकारी एक साथ आ जाना। बिल्कुल, जब दिमाग एक साथ बहुत सारे नियम याद रखने की कोशिश करता है तो वह शॉर्टकट ढूंढता है। विसर्ग संधि का एक बहुत मशहूर नियम है जहां विसर्ग आधे श या स में बदल जाता है। हाँ, वो तो बहुत आम नियम है। अब होता ये है कि जब लोग परिष्कृत या अनुष्ठान में उस गायब होते हुए श को देखते हैं तो उनका दिमाग तुरंत घबरा जाता है। वे सोचते हैं, अरे यहाँ से एक अक्षर गायब हो गया। जरूर, यहाँ वे दो गिननियां यानी विसर्ग रही होंगी जो पहली नजर में आसान लगता है, लोग उसी को सच मान लेते हैं। मतलब वो गायब हुआ अक्षर देखकर पैनिक कर जाते हैं और गलत नियम चुपका देते हैं। बिल्कुल, लेकिन गहराई में जाने पर एक अलग ही फोनेटिक तर्क काम कर रहा होता है। वो क्या है? ये जो षटकोण वाला श है ना, ये अक्सर ई या ऊ स्वर के प्रभाव में आकार लेता है। अच्छा। हाँ, जब निषेध शब्द बनता है तो नी का ई स्वर जब साधारण स से टकराता है तो मुंह के अंदर जीभ की स्थिति अपने आप पीछे की तरफ खिसक जाती है। ई बोलते समय जीभ जहां होती है वहां से साधारण स बोलना बहुत मुश्किल है। तो क्या होता है? इसलिए वो साधारण स एक भारी गूंजने वाले श में बदल जाता है। ये एक विशुद्ध उच्चारण का बदलाव है, कोई जादुई विसर्ग नहीं। तो इसे इस तरह देखा जा सकता है कि जब भी कोई षटकोण वाला श दिखे तो तुरंत सावधान हो जाना चाहिए। एकदम। इत्र लगाकर और नए कपड़े पहनकर आ गया। हाँ, इस एनालॉजी से इस जटिल कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छी तरह समझा जा सकता है ना?
जब ये जान लिया जाता है कि मुखौटे के पीछे असली चेहरा किसका है, तो फिर शब्दों का डर खत्म हो जाता है। तो इस पूरी शानदार चर्चा को अगर समेटा जाए तो एक बहुत ही स्पष्ट तस्वीर उभरती है। बिल्कुल। आज ये साबित हो गया है कि व्यंजन संधि कोई रटने वाला उबाऊ विषय नहीं है, बल्कि एक बहुत ही लॉजिकल डिकोडिंग गेम है, जिसमें हर चीज का एक कारण है। हाँ, बिंदी का म हो जाना, आधे अक्षरों का अंडरकवर एजेंट बनकर त में बदल जाना, तीसरे अक्षर का स्पीड ब्रेकर से टकराकर वापस पहले अक्षर में कूद जाना, च का शॉक एब्जॉर्बर की तरह प्रकट होना, और अंत में श का स में रूप बदल लेना। इन सब के पीछे एक ठोस भौतिक विज्ञान है। और यही इस चर्चा का सबसे महत्वपूर्ण निष्कर्ष है। इस ज्ञान का उपयोग सिर्फ परीक्षाओं में अंक लाने तक सीमित नहीं है। बेशक वो एक बड़ा व्यावहारिक फायदा है, लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि ये ज्ञान भाषा की भव्यता को दर्शाता है। बिल्कुल। हमारी भाषा कितनी वैज्ञानिक रूप से गढ़ी गई है, इसके पीछे कैसी अकॉस्टिक इंजीनियरिंग काम कर रही है, ये समझना अपने आप में अद्भुत है। सच में, जब चीजों को इस तरह से समझा जाता है तो केवल नियम नहीं सीखे जाते, बल्कि उस गहरी सोच का एहसास होता है जिसके आधार पर ये भाषा सदियों से जीवंत है। बिल्कुल। ये भाषा के उस डर को हमेशा के लिए खत्म कर देता है जो भारी भरकम किताबों ने पैदा किया है। सही बात है। और सच कहा जाए तो शुरू में जो जासूसी खेल वाली बात थी वो 100% सच साबित हुई।